जी गुरु जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी। आपने हमारे कितने सेशन लिया अभी तक? गुरु जी 3 लिए हैं पहले, ये चौथा है। अच्छा, ठीक है। आपने पहले ही सेशन में आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए थे, लेकिन चूँकि दूसरे जो सेशन आप इसीलिए ले रहे हो, क्योंकि ये तो व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये तो जितना बाँटोगे और जितना सुनोगे, दोनों ही अवस्थाओं में ये ज्ञान बढ़ने वाली है। इसीलिए जी बाँटना भी हमेशा चाहिए और सुनना भी हमेशा चाहिए। तो इस सूत्र के आधार पर आप हमेशा हमारे क्लास अटेंड करते हो। अब बताइए, आपको यहाँ से क्या-क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है? गुरु जी, आपसे जुड़ने से पहले मैं आयुर्वेद का एकदम एक जीरो ज्ञान में था, लेकिन आपका मुझे तो आपको यूट्यूब से मुझे संपर्क हुआ और आज मैं 80% तक नाड़ी ज्ञान में गुण हासिल किया हूँ। कहीं कहीं 100% हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत आती है। वो भी दिक्कत आती है पेशेंटों के न बताने की वजह से क्लियर, हुँ, नहीं तो लगभग 100% के हिसाब से देख लेता हूँ। सभी प्रकार के जो डिज़ीज़ है, वो जो रोग है पकड़ लेते हो आप, है ना? जी जी जी। महज़ आप जो है रोज़ के बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे। मैंने शंभुनाथ जी को सामने आपके सामने रखा और उनसे मैंने बात बुलवाया अभी। हालाँकि यहाँ पर हमारे सुनील जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन उन्होंने पहले से आयुर्वेद में काफ़ी मेहनत किया है। आयुर्वेद के सिद्धांत वो जानते हैं और मैंने उनको सामने नहीं रखा बोलने के लिए। सबसे मैंने बड़ी बात यह है कि मैं आज तक अभी आपके आमने सामने नहीं हुआ हूँ। सारी ज्ञान जो भी मिला ये यूट्यूब ज्ञान से ही मिला है। जो आपका ऑनलाइन क्लास है इसी से मैंने हासिल किया। हमें कोई हाथ धके बताने वाला आज तक ना किसी के पास गया, ना कोई आके हाथ धके बताया। जो आप बताते हैं क्लास में उसी से मैंने अपना अनुभव प्राप्त किया। जी, तो शंभुनाथ जी एकदम ज़ीरो में थे, उनको आयुर्वेद के बारे में ज़रा-सा भी नॉलेज नहीं था। बाकी जो दूसरे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, वो तो पहले से ही आयुर्वेद में काम करते थे, आयुर्वेद पढ़े हुए थे थोड़े बहुत जो जैसे भी है, लेकिन शास्त्र का वो समुचित जो स्टडी करने की जो एक धारा है, उस धारा में वो लोग आए हुए नहीं थे और वो हमारे यहाँ से अवगाहन कर रहे वो अलग बात है। लेकिन शंभुनाथ जी तो बिल्कुल भी नए थे और ये शायद उस समय प्रैक्टिस भी शायद कितने करते नहीं करते, लेकिन नॉलेज नहीं था। तो लेकिन अभी ये बहुत अच्छा बेसिकली क्या है, बहुत अच्छा का मतलब आयुर्वेद में ये होता है कि एक आदमी जो है कहीं से कुछ सीख लिया या किसी वैद्य ने उसको कुछ चीज़ सिखा दिया, कुछ जड़ी-बूटियों की नॉलेज हो गया, कुछ फ़ॉर्मूला उसने प्राप्त किया और उसके बेसिस पर वो काम कर रहा है। तो इसको आयुर्वेद नहीं बोलते, इसको आयुर्वेदिक नॉलेज नहीं बोलते। आयुर्वेद वो है जिसको हम शास्त्र के हिसाब से लेके चलते हैं। आयुर्वेदिक वैद्य बेसिकली वही है जो चरक सुश्रुत आदि इन ग्रंथों के बेसिस पर इन ग्रंथों को पढ़े और वहां से वो एक जो सूत्र है उस श्रृंखला से इधर उधर भटके नहीं। डायग्नोसिस भी उसी ग्रंथ के आधार पर करे और उसके आधार पर ही सोचे। आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पर ही ट्रीटमेंट के लिए उसकी संप्राप्ति की तैयारी करे। ठीक है। शंभुनाथ जी इसमें परफेक्ट काम कर रहे हैं करते हैं। और गोवर्धन जी है गुजरात से, ये थोड़ा गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं। इन्होंने भी कैंसर के वो बड़ा अच्छा काम किया है। ये भी हमारे क्लास में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। गुरु जी, हाँ जी। हेलो। इस प्रणाम जी। साल में 70 कैंसर वाला अच्छा हो गया। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। एक सेकंड, है ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग भी जो बिल्कुल नए जो स्टूडेंट हैं, नए जो आज हमारे आज से जो हमारे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लास के कम से कम 9 से लेके 10 दिन तक आप बने रहिएगा। हो सकता है कि ये जो शास्त्र और इसकी सिद्धांत की जो बातें आपको पहले-पहले समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। 7-8 दिन तक कुछ बातें सिर के ऊपर से निकल जाएगी, कुछ ऐसी। लेकिन अगर आपके अंदर आयुर्वेद सीखने के वाक़ई में कीड़ा है अंदर से, तो डेफ़िनेटली आप शंभुनाथ जी हो गए, गोवर्धन जी हो गए, बाकी दूसरे मेरे जो स्टूडेंट हैं, इनके ही तरह अगर आप में दिमाग बहुत अच्छा होगा और शास्त्र को कंटिन्यूअसली रोज 1-1 घंटे लगा करके चरक और सुश्रुत को अगर आप पढ़ते हो, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। कम से कम आप एक बहुत अच्छे वैद्य बनेंगे और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना चाहिए?
कंटिन्यूसली रोज सुबह उठ करके या शाम को सोने से पहले जब भी कभी टाइम मिलता है चरक संहिता या अष्टांग हृदयम लेना है और उसके एक एक अध्याय को पढ़ना है। अब मैं तो कहूंगा कि हमारे बेसिक टू एडवांस लेवल का जो आयुर्वेदा जो क्लास है, जैसे शंभुनाथ जी, सुनील जी, ये जितने भी लोग हैं उस क्लास में आते हैं, हम लोग उसको प्रत्येक अध्याय उसके प्रत्येक सूत्र को उसको हम स्टडी करते हैं, पढ़ते, तो वहां पर भी आप लोग आ सकते हो। ठीक है जी, सभी लोग जरा ऑडियो को म्यूट रखिएगा। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, नाड़ी में आपने सफल होना है और नाड़ी से आपको बहुत अच्छा पकड़ रखना है किसी भी डिजीज के ऊपर, तो सबसे पहला काम आपको शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। जितना जितना आप शास्त्र के अंदर घुसोगे, उसके अंदर जाओगे, उसके बेसिकली चीजों को आप समझने का प्रयास करोगे, जितना जितना समझदारी बढ़ेगी आपको। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु और मल, इन तीनों के ऊपर आपको इतनी ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। और चरक सुश्रुत आदियों ने जो निदान स्थान में, चिकित्सा स्थान में जो जो रोगों के बारे में बताया है, उसके ऊपर इतना पकड़ होना चाहिए कि बहुत बेहतरीन आप में समझ होना चाहिए उसका। जस्ट मैं आपको एक, अभी हम लोगों ने नाड़ी में बेसिकली सीखना क्या है, नाड़ी में इस बार हम सीखेंगे क्या, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो भी कहेंगे वाह मजा आ गया, ये तो अच्छी बात है। और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं पहले ही आपको मैं बता दूं कि हमें नाड़ी में बेसिकली सीखना क्या है। पहले नंबर में हम लोग कफ पित्त और वात, ये तीन दोष हम पढ़ेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में दोष एवं ही सर्वेशम रोगाणम एक कारणम, आयुर्वेद के हिसाब से हम पढ़ेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई बात नहीं करेंगे, एलोपैथ नहीं, सिर्फ आयुर्वेद डायग्नोसिस करेंगे, आयुर्वेदिक भाषा से, आयुर्वेदिक सिद्धांत से, आयुर्वेदिक विचारों से होते हुए। आप कहोगे भैया डायबिटीज की, हमें डायबिटीज दिखाई नहीं दे रहा है, तो डायबिटीज ये जो शब्द, विकी जी प्लीज सभी लोग ऑडियो को म्यूट रखिए जरा। लाल बहादुर जी क्या नाम है आपका, सभी लोग प्लीज अपने अपने ऑडियो को म्यूट रखिए, सभी लोग अपने ऑडियो को बंद करिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम ध्यान से सुनिए। जो लोग अभी 2-3 दिन तक हमारे डेमो सेशन ले रहे हैं और उससे आगे भी जाना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे क्लास में सिर्फ आयुर्वेद की बात होगी। आयुर्वेद की जो शब्द, उसकी भाषा, अब वो बड़े क्लिष्ट है वो, यानी बहुत कठिन वाला शब्द है, सब के सब संस्कृत वाले शब्द है। बहुत सारी चीजें हम नहीं लेंगे, जो बहुत मेन है, जो बहुत बेसिक है, जिसको जानना समझना कंपलसरी है, ऐसे तमाम शब्दों को, ऐसे तमाम चीजों को, बातों को हम बहुत चारों ओर से उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसको समझे बगैर कोई बात बनना नहीं है। आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपने कहा उसका ईएसआर बढ़ गया, उसका बीपी बढ़ गया, उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये सारे के सारे लैंग्वेज एलोपैथ का है, आयुर्वेद का नहीं है। हमने उस चीज को आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है, कैसे समझना है, और उस समझते हुए हमें नाड़ी में उसको कैसे पकड़ना है, वो चीजें हम समझेंगे। और उस चीज को हम, यानी आपने यहाँ से नाड़ी देखा और जो चीज आपने पकड़ा, उधर से रिपोर्ट में वही चीजें वो दिखेगा। ये सर उधर बढ़ रहा है, इधर से आप नाड़ी में भी वही चीजें पकड़ रहे हो, लेकिन जस्ट भाषा अलग है। यहाँ पर शोथ नाम से पकड़ रहे हो और वहां ईएसआर नाम से पकड़ रहे हो। यहाँ आप कफज आम इस स्वरूप में आप नाड़ी में पकड़ रहे हो और वहां आपको कोलेस्ट्रॉल इस नाम से पकड़ रहे हो। यहाँ आप पित्तज द्रवगुण प्रदान आम इस नाम से जान रहे हो नाड़ी से, और वहां आप ट्राइग्लिसराइड इस नाम से उधर रिपोर्ट में पढ़ रहे हो। बेसिकली दोनों में अंतर कुछ नहीं है, अंतर कुछ भी नहीं है, बात एक है। लेकिन हम उसको कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि हम उसको कफज आम इसी नाम से जानेंगे, क्योंकि आगे जाकर के हमें फाइनली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना है, मेडिसिन का चुनाव करना है, कौन सा मेडिसिन इसको दिया जाना चाहिए। तो जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, एलोपैथिक डायग्नोसिस के बेसिस पर नहीं होता, आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेदिक डायग्नोसिस के बेस पर होता है। इसीलिए हमें, अगर आप ये सोचते हो कि भैया ऐसा है, मैं तो एलोपैथिक मेडिसिन में प्रिस्क्राइब करता हूँ, मुझे आयुर्वेद से लेना देना नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई भी मैं अगर किसी को देता हूँ तो एलोपैथिक विचारों से ओतप्रोत होकर के देता हूँ, तो ये दोनों खिचड़ी बन जाता है। यहाँ आप ना उधर के रहते हो ना इधर के रहते हो। इसलिए ये जो हमारा 25-30 या 30-35 दिन तक का जो भी ये सेशन होने वाला है,
ये विशुद्ध आयुर्वेदिक शास्त्र के ऊपर बेस है। यहाँ हम सिर्फ शास्त्र की बात करेंगे, आयुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, ये हमारा इसका वेश है। चरक संहिता में जो निदान स्थान, चिकित्सा स्थान में जो रोगों के नाम दिया हुआ है, उसको हम संप्राप्ति भेद से किस तरह से वो शरीर में वैसे बनता होगा, उसको हम नाड़ी से टटोलने का प्रयास करेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे आयुर्वेद में कफ, पित्त और वात, ये दोष होते हैं। और मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आया और वो आकर के नाड़ी दिखाया, उसने आपको उसके जो नाड़ी है, उस नाड़ी में प्राणवायु दिख रहा है, प्राणवायु दिख रहा है, नाड़ी में प्राणवायु दिख रहा है। और हमारे यहाँ शरीर की ऐसी व्यवस्था है, आयुर्वेदिक भाषा से मैं बता रहा हूँ, शरीर में संतर्पण और अपतर्पण, ये दो भाषा होती है। डायग्नोसिस करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए दो ही बातें हमें ज्यादा विशेष ख्याल रखना होता है। यह जो रोग है वो संतर्पणोत्थ व्याधि है या अपतर्पणोत्थ व्याधि है। मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अभी 30-35 दिन तक झेलना है और इन्हीं शब्दों के साथ आपको झेलना होगा। तो अभी आप लोग मेरे क्लास में आए हो, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बातें किस तरह से हमारी क्लास जाने वाला है। तो मैं आपको बता रहा था, हमारा जो शरीर है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से संतर्पणोत्थ व्याधि और अपतर्पणोत्थ व्याधि, दो प्रकार के व्याधि आयुर्वेद मतलब भाषा में, उसके शैली में ऐसा होता है। संतर्पणोत्थ का मतलब होता है हमारे शरीर के जितने भी जो टिश्यूज है, वो जब बढ़ते हैं, उसकी वृद्धि होती है, बढ़ता है, उसके साइज बढ़ता है, उसके वॉल्यूम जब बढ़ता है, किन्हीं कारणों से दिन भर सोता रहता है, बहुत ज्यादा खाता है, फैट बढ़ गया या शरीर में इन्फ्लामेशन हो गया, ये तमाम सारी जो चीजें हैं ज्यादातर संतर्पणोत्थ व्याधि के संदर्भ में जाता है। जैसे किसी को डायबिटीज हो रहा है, मतलब डायबिटीज तो नहीं कहेंगे, हम उसको प्रमेह कह सकते हैं, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता। यहाँ पर हमारे एक एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर भी है, तो मुझे थोड़ा सा अपनी भाषा को यहाँ पर सावधानी से बताना पड़ेगा ताकि वो बोर ना हो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो प्रमेह है, प्रकृष्टेन मेह, शरीर में जलीयांश की वृद्धि हो गई या किसी आदमी के शरीर में मोटापा बढ़ गया, तो मोटापा में भी पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान चीजें बढ़ गया, यानी क्या हो गया, शरीर में संतर्पण हो गया। तो ये एक ऐसी स्थिति है। रक्त पित्त भी, मतलब उस तरह के जो ऐसे डिजीज है, जो शरीर के कोशिकाएं, हमारे धातु, इनके वृद्धि होने से, इसके बढ़ने से जो समस्या होगा वो है संतर्पणोत्थ व्याधि, उसको हम बोलते हैं संतर्पणोत्थ व्याधि। और एक दूसरा डिजीज होता है जिसका नाम है अपतर्पण। अपतर्पण का मतलब है धातु, जितने भी हमारे जो धातु है, जितने भी हमारे जो टिश्यूज है, सब के सब डाउन हो रहा है, कमजोर हो रहा है, निर्माण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो गया, यानी धातु कमजोर हो रहा है, धातु कम हो रहा है, सूख रहा है, डाउन जा रहा है। तो इसमें आदमी कृश, दुर्बल होगा, चक्कर आएगा, तमाम इस तरह की चीजें होंगी। तो ये हो गया अपतर्पण, इसको हम आयुर्वेदिक भाषा में बोलते हैं अपतर्पण। लॉस हो रहा है शरीर के बहुत सारी चीजों का, संतर्पण, बढ़ रहा है बहुत सारी चीजों का। इन दोनों भाषा को हमें पढ़ना है इस हमारे सेशन में। दूसरे नंबर में इसी बात को आयुर्वेद में जब हम नाड़ी पढ़ते हैं, जब हम नाड़ी सीखते हैं, क्योंकि नाड़ी आयुर्वेद जो है ना, जब हम दोषों की बात करते हैं तो वह जो दोष है वो गुण प्रधान है। गुण प्रधान का मतलब क्या है, यह जो प्रकृति है ना, प्रकृति में जितने भी जो पदार्थ है, जड़ चेतन स्थावर जंगम जितने भी है, वो गुणों से कार्य करता है। शीत गुण, लघु गुण, रुक्ष, किसी में ड्राइनेस बढ़ रहा है, किसी में रफनेस बढ़ रहा है, किसी में चिकना बढ़ रहा है, ये सारे के सारे क्या है, प्रकृति का गुण है, पंच महाभूत प्रधान प्रकृति का गुण है। और वही गुण हमारे शरीर के दोषों को प्रभावित करता है, और जो दोष है वो गुण प्रधान होता है। तो हम गुणों को समझेंगे,
रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो था विशद खरा। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट उनको समझ में आएगा। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो तो विशद खरा, यानी जो वायु है, जो वायु है वो कैसा है, रुक्ष यानी ड्राई है, शीत ठंडा है। यानी जब हम वायु की बात करते हैं तो वायु कैसे बढ़ा, रुक्ष गुण से बढ़ा, शीत गुण से बढ़ा, लघु गुण से बढ़ा, चल गुण से बढ़ा, विशद विशद गुण से बढ़ा, खर गुण से बढ़ा। बेसिकली वायु जो बढ़ा है इन गुणों से बढ़ा है। इनमें से बहुत सारे गुण या इनमें से कुछ कुछ गुण बढ़ते हैं तो वायु बढ़ता है, और जब वही गुण घटते हैं तो वायु घटता है, यानी वायु का मान घटता है। इस स्थिति को हम नाड़ी में टटोलेंगे और वहां से हम डायग्नोस करेंगे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस आदमी में बेसिकली हुआ क्या है। तो यहाँ पर दो बातें आयुर्वेद में है, एक का नाम है मार्ग अवरोध जन्य व्याधि और एक का नाम है धातु क्षय जन्य व्याधि। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और सोशल साइड में भी जाकर के इसको, क्योंकि देखो आयुर्वेद तो अभी हम चरक संहिता पढ़ रहे कम से कम 3 साल हो गया, 3 साल हो गया चरक संहिता पढ़ते हुए, अभी हम चिकित्सा स्थान में घूम रहे। तो आयुर्वेद देखो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा टॉपिक है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितनी बड़ी विषय है। तो ये तो निश्चित बात है कि हम 30 दिन में 30-35 दिन में तो इसको पूरा कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो कुछ रस का स्वाद का जो छिटका है मैं आपके ऊपर डाल दूंगा। भाई ये दोनों चीजें हैं यहाँ पर, एक तो संतर्पण अपतर्पण में मैंने बताया, उसको हम जानेंगे और नाड़ी से टटोलने का प्रयास करेंगे। इसके लीवर का जो क्वालिटी क्वांटिटी है, द्रव्यता गुणता कर्मता वृद्धि, द्रव्यता गुणता कर्मता क्षय हम बोलते हैं इसको, हम नाड़ी से जानने का यह प्रयास करेंगे कि इसके जो लीवर है वो द्रव्यता गुण वृद्धि हो रहा है, द्रव्य गुण की वृद्धि हो रहा है, कर्म गुण की वृद्धि हो रहा है, किसकी वृद्धि हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है अगर, तो हम उसको नाड़ी से टटोलेंगे, नाड़ी में पकड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम बोलते हैं मार्ग अवरोध जन्य व्याधि और धातु क्षय जन्य व्याधि। जब आप ये दो चीजें जानते हो, मार्ग अवरोध जन्य से व्याधि हो रहा है, मार्ग अवरोध जन्य व्याधि का मतलब क्या है, मार्ग अवरोध, मार्ग यानी रास्ता, रास्ता किसका है, गति करने वाला है वायु, वायु क्या है, गति करने वाला है, शरीर में चलने वाला है, शरीर में जो कुछ भी अघटित घटना, घटना पटी ऐसी ऐसा बोलते हैं, तो घटना जो कुछ भी शरीर में होता है ना, मल मूत्र स्वेद ये जो निकल रहा है, पसीना शरीर से जा रहा है या बिल्कुल पसीना नहीं जा रहा है, स्टूल बहुत ज्यादा जा रहा है या स्टूल बिल्कुल नहीं जा रहा है, यूरिन बार बार जा रहा है या यूरिन जा ही नहीं रहा है, यूरिन का निर्माण ही नहीं हो रहा है, इसको आयुर्वेदिक भाषा में गति मताम बोलते हैं, इसको गति बोलते हैं। तो गति कारक कौन है, वायु है। तो वायु है गति करने वाला, गति करने वाला जो वायु है, उस वायु जिस रास्ते से गति कर रहा होता है, उस रास्ते में अगर कोई चीज आकर के रुकावट डालता है, कौन, या तो कफ डालेगा या पित्त डालेगा, क्योंकि कफ पंगु पित्त पंगु पंगव मलधातु, कफ और पित्त जो होता है वो लंगड़े टाइप के होते हैं, यानी एक जगह में वो स्टेबल होते हैं, वो उसमें गति नहीं होता, वो एक ही जगह में ठहरे रहते हैं। अगर लीवर में कफ के परमाणु है तो लीवर से इधर उधर वो नहीं जाता, कफ कर्म जो है लीवर में रह करके उस स्थान में लीवर की संरक्षण और उसके व्यवस्थाएं वो करता है, कौन करेगा, कफ। और उन सभी का कर्म कराने वाला, चलते हुए गति करते हुए झाड़ू पोछा भी लगा रहा है, उसके डिटॉक्सिफिकेशन जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे के सारे करने वाला कौन है, वात है। अब दिक्कत क्या हो जाती है, सारे जो रूट है जिन्हें हम स्रोतस बोलते हैं, मूत्र वह स्रोतस, अन्न वह स्रोतस, इन स्रोतसों में वायु गुजरता है, गुजरते हुए चीजों को बनाते बिगाड़ते बहाते धक्का मार के, जैसे भी तैसे जहां जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वहां पर वो वैसे कर रहा होता है। लेकिन कफ के परमाणु बढ़ गया, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला, अब ये कफ के परमाणु है, वो हैवी है, चिकना है, जस्ट वायु के विपरीत गुण है। जैसे ही कफ बढ़ेगा, आप हर रोज दूध पी रहे हो, एक रस का आप कंटिन्यूसली सेवन कर रहे हो,
तो क्या हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा। कफ के परमाणु बढ़ेगा तो धीरे धीरे वायु कम हो जाएगा। यानी क्या हो गया, किसी एक स्थान में एक क्षेत्रीय व्याधि या सार्व शरीरगत व्याधि स्वरूप में वह जो बढ़ने वाला कफ है उस स्थान में वायु के जो कर्म है, उसकी जो गति है, उसको रोक देता है। रोकने के परिणाम से क्या हो जाएगा, इस अवस्था को हम आयुर्वेदिक भाषा में बोलते हैं मार्ग अवरोध जन्य व्याधि। मार्ग यानी रास्ता को, अवरोध यानी रोकने से होने वाली व्याधि। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे जो नाड़ी आयुर्वेद क्लास अटेंड करने वाले जो स्टूडेंट है वो तैयार हो जाइए। अभी हमने कल परसों पढ़ा था चरक संहिता अध्याय नंबर, चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 16। कौन सा अध्याय है, जहां पर हमने श्वास काश हिक्का की बात किया है। 17वां गुरुजी। 17वां। देखिए बलवीर जी उस क्लास में आते। 17वां अध्याय श्वास काश और हिक्का। वहां पर क्या बताया, उसकी संप्राप्ति क्या बताया बलवीर जी, यही बताया ना कि जो प्राण वायु है बाहर तो जा रहा है, लेकिन अत्यधिक कफकारक चीजें, दूध दही घी, दीवा स्वप्न, दिन में सोने से, आराम फरमाने से, यानी कफ की चीजें हैं उसको करने से। उमेश जी प्लीज ऑडियो बंद करिए। वो सारी चीजें करने से शरीर में कफ बढ़ेगा। कहां पर, कफ के अपने क्षेत्र में, ऊर्ध्व जत्रुगत स्थान में ना, आपके जो है शेष से ऊपर। और जैसे ही वायु आकर्षण करना, कर्षण करना, अन्न को ग्रहण करना। उमेश जी प्लीज ऑडियो बंद करिए। ये सारे के सारी चीजें करने का काम किसका है, वायु का है, प्राण वायु का। और प्राण वायु जैसे ही बाहर से ऑक्सीजन को लेके आता है तो आपके लंग्स में या उससे ऊपर इर्द गिर्द में बैठा हुआ जो कफ है, जिसको आपने आहार विहार से उसको बढ़ा लिया, बढ़ाने से क्या हो गया, श्वास हो गया, काश हो गया, हिचकी हो गया, इसकी संप्राप्ति है। तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, प्राण वायु के रास्ते को किसने रोका, उस कफ ने रोका कि नहीं रोका बलवीर जी। प्राण वायु ये कैसी व्याधि है, ये मार्ग अवरोध जन्य व्याधि है। किसने मार्ग को रोका, कफ ने। कफ ने कौन से वायु को रोका, प्राण वायु को। प्राण वायु का काम क्या है, गतिमताम, शरीर के गति को मेंटेन करना, ऑक्सीजन को मेंटेन करना, समग्र इंद्रियों को सर्कुलेट करना। हृदय, आत्मा का प्रतीकात्मक शक्ति है प्राण वायु। क्या किया, किसने किया, कफ ने किया। कहां पर, कफ स्थान में। तो क्या हो जाएगा, वो जो वायु है ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा। क्या, गति उसके नीचे की ओर होना चाहिए। ऑक्सीजन नाक से अंदर आया, अब वही वायु जो है पूरे काम करते हुए झाड़ू पोछा लगा करके, क्योंकि कटुर से प्रदान होता है वायु, तो वायु जो है झाड़ू पोछा करते हुए पसीना निकालते, मूत्र को निकालते, मल को निकालते, शरीर से नीचे की ओर, बाहर की ओर चले जाता है। लेकिन नीचे जाने नहीं दिया किसने, उस कफ ने, जिसको आपने बढ़ाया है। उस अवस्था में क्या होगा, खांसी होगा, हिचकी होगा, अस्थमा होगा। यह चीजें हमने कहा पढ़ा, शास्त्र में पढ़ा। अब हम नाड़ी में इसको कैसे टटोलेंगे, आपके इंडेक्स फिंगर का जो प्राणवायु वाला जो पॉइंट है, जहां पर हम बाद में सीखेंगे प्राणवायु कहां पर है, उस जगह में अगर आपको गुरु, स्निग्ध, मंद, गुड़ उस स्पाइक में दिखता है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इसमें श्वास काश का दिक्कत है। संप्राप्त यही बता रहा है। कफ का गुण कैसा है, गुरु, स्निग्ध, मृदु, मंद, स्थिर, पिच्छील, ये गुण है। तो कफावृत बात प्राणवायु, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मार्ग अवरोध जन्य व्याधि, यानी प्राणवायु के मार्ग यानी उस रास्ते को इसने रोक दिया। और रोकने के परिणाम से क्या हो गया, उसी स्थान में श्वास काश हिचकी। तो हम सीखेंगे दोष क्या है, उसके शब्दोषा क्या है, प्राण, अपान, व्यान आदि, ऐसे पित्त और कफ के अलग अलग 5 भेद है।
उनके क्या क्या कर्म है, क्या क्या गुण है, कहाँ कहाँ वो रहते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। फिर इस बार हम कुछ अलग सा ये सीखेंगे कि उस शब्दोष में मार्गावरोध हो जाए किसी दूसरे का तो क्या होगा, नाड़ी में कैसे देखेंगे, और धातु क्षय हो जाए तो क्या होगा। जैसे मार्गावरोध कफ का हो गया तो क्या हो जाएगा, श्वासकाश हो गया, क्योंकि कफ वात कफ प्रधान श्वासकाश है। लेकिन धातु क्षय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंद्रियों की कर्मों की हानि हो जाएगी। कैसे हो जाएगा, धातु क्षय हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्राण का जो कर्म है उसकी हानि हो जाएगी। धातु क्षय होगा तो नाड़ी में कैसे दिखेगा, लघु नाड़ी में जो है तंतुवत चलिए, हम बाद में समझेंगे कि ये तंतु क्या है, तार जैसा नाड़ी वो क्या चीज है, और धातु क्षयजन्य नाड़ी कैसा है, उसका परिभाषा क्या है, उसको कैसे समझेंगे, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से नाड़ी दिखा करके मैं यहाँ से बताता जाऊंगा, बस आप अपने कलाई में उसको करते जाओ। मैं कहूंगा ऐसे दबाओ, इतना दबाओ, इस तरह से दबाओ, ऐसे उंगली रखो, इस जगह में रखो, फिर आप फील करो क्या कुछ हो रहा है। करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखो अभी शंभुनाथ जी ने आपके सामने बताया कि सर मैंने आपको देखा भी नहीं, आपके सामने आया भी नहीं, प्रत्यक्ष कभी दर्शन आपका हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक्सपर्ट हो गया नाड़ी में। कैसे हो गया, इसीलिए हो गया क्योंकि उनका फोकस प्रॉपर मेरे बातों के ऊपर था, उनको शास्त्र के ऊपर यकीन था, उनको यह यकीन था कि नाड़ी परीक्षण बेसिकली एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिस करते तो काम करता है। तो उन्होंने उसके बाद अपना ऑफिस खोला, या उन्होंने अपना क्लिनिक खोला। धीरे धीरे पेशेंट आने लगे, धीरे धीरे लोगों की कलाई पकड़ना शुरू किया, धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हो गया। अभ्यासात प्राप्यते सिद्धिम, कंटिन्यूसली अभ्यास करते रहेंगे तो सिद्धि मिलेगी। ये ना बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैंने आपको यहाँ से सिखा दिया, आप कहो भैया 30 दिन में तो हम धुरंधर हो गए, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। रोज जो सूत्र, जो सिद्धांत, जो तरीका मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, एक एक शब्द को मैं आपको बताऊंगा कि इस नाड़ी को इस तरह से, इस उंगली को इतना प्रेस करो, इस तरह का स्पाइक दिखेगा, उसको फील करो। तो ये जो फील वहां जो दिख रहा है उसका नाम है गुरु, इसका नाम है लघु, इसका नाम है पिछिला, इसका नाम है सीता, इसका नाम है रुक्ष। तो ये ध्यान देना, नाड़ी सीखने के लिए आप कहीं भी जाओगे, शास्त्र जो नाड़ी जो है, कभी भी इस भाषा इस तरफ नहीं जाना कि भैया मुझे लीवर दिख रहा है या मुझे लीवर दिखना चाहिए। कोई पेशेंट कहेगा कि सर मेरे मेरे को जो है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आप नाड़ी में देखो। नहीं, नाड़ी में हमें गॉल ब्लैडर टटोलना ही नहीं है। हमें नाड़ी में क्या टटोलना है, उसके दोष, कफ पित्त वात सब दोष, उसके संतर्पण अपतर्पण, धातु क्षय, मार्गवरोजन्य व्याधि। भाई इतने चीजें अगर आपने नाड़ी में ढंग से देखा, उसके बाद गुणों की विश्लेषण नाड़ी में आपने करना है। डेफिनेटली दोषों के संदर्भ में गुणों की विश्लेषण करना है। कफ बड़ा है, कफ की नाड़ी कौन सा है, कैसे कफ स्पाइक होता है, जो लग रहा है वो गुण वाला है, पिछिल गुण वाला है। मैं आपको एक एक करके ऐसे समझा दूंगा। बस आपका काम है, रोज जो हम पढ़ रहे हैं उसका मैं आपको नोट भी दूंगा। हर रोज जो हमारा क्लास होगा उसका मैं आपको रिकॉर्ड किया हुआ दूसरे दिन वीडियो भी दूंगा। आपका काम इतना ही है कि अभी 2-3 दिन तक तो आपने एक तो लोगों को इनवाइट करना, लोगों को प्रभावित प्रोत्साहित करना है कि भैया हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो बेसिकली आयुर्वेद पर नाड़ी परीक्षण सिखाते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल के आयुर्वेदिक बात करते हैं। वो कोई तामझाम वाली कोई बात नहीं है, कोई दिखावटी नहीं, कोई बनावटी नहीं है। जो कुछ भी है वो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र से हट करके कोई बातें हैं तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये बात है। तो आप लोगों ने लोगों को प्रोत्साहित करना है। दीपावली के बाद जो है हमारा बेसिक जो हमारा जो नाड़ी का जो बातें हैं वो हम दीपावली के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ कुछ बातें हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी हमारे काफी स्टूडेंट हो गए यहाँ पर। तो अभी मैं फिर भी मैं अभी वही बात, देखो अभी मैं बोलते बोलते बहुत सारी ऐसी कुछ आयुर्वेदिक, कुछ ऐसे लैंग्वेज, कुछ ऐसे शब्द बोला, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मुझे पूछना तो बनता है। और जिनको अभी जो मैंने बताया वो बिल्कुल समझ में नहीं आया, वो प्लीज अपने ऑडियो को खोलिए, बाकी लोग ऑडियो म्यूट रखिए, और आप मुझे बताइए कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया। क्योंकि आप ऐसे ही बैठ करके सुने रहोगे तो मिलना आपको कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट वाली बात है। बताइए जरा, कौन है ऐसा जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आया जो अभी मैंने बताया।
जिनको समझ में नहीं आया वो बताइए। हालांकि आज हमने बात ही कुछ ऐसा किया है, क्योंकि ये तो आपको मैं बताना बेसिकली चाहता था कि आयुर्वेद क्या है, उसमें हमने बेसिकली सीखना क्या है, किन किन बातों को हमें सीखना है। तो आप लोग फिर दोबारा नोट कर लो, कफ पित्त वात, ये 3 दोष को हम पहले तो पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे। कफ क्या है, कफ के कौन कौन से सब दोषाज है, श्लेषक कफ है तो वो क्या है, कहाँ रहता है, क्या क्या कर्म में बिगड़ता है तो क्या होता है, सुधरता है तो क्या होता है, उसमें पित्त का आवरण हो जाए, उसमें पित्त का प्रभाव हो जाए तो क्या होगा, वायु का प्रभाव होगा तो क्या होगा, वो क्षीण होगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा तो क्या होगा, ये हम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है वेबसाइट में, मैं आपको भेज दूंगा, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोष हो गया, दोषों के गुण, शीत रुक्ष लघु सूक्ष्म आदि, ये जो वात पित्त कफ के गुण है, उन गुणों को हम प्रॉपर तरीका से देखेंगे। भाई शीत गुण का मतलब क्या है, शीत गुण जब बढ़ता है शरीर में तो क्या होता है, लघु गुण क्या है, बढ़ता है तो क्या होता है, कौन कौन से दोषों के साथ इसका रिलेशन है, सूक्ष्म गुण क्या है, इसका संबंध किसके साथ है, किन परिस्थितियों में ये गुण बढ़ता है, किन परिस्थितियों में ये घटता है, क्या करने से उसको हम ठीक कर सकते हैं, और नाड़ी में वो चीज हमें कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, किस वक्त दिखेगा। एक एक इस बार मैंने काफी टाइम लगा कर, लगभग मुझे लगता है 7-8 महीना हो गया अभी नाड़ी परीक्षण का क्लास मेरा नहीं हुआ था। इस बीच में मैंने काफी स्टडी किया, काफी अध्ययन किया, और काफी ज्यादा पेशेंट है उसमें मैंने अभ्यास किया। इस बार जो सब दोषा है, सब दोषा देखने का जो मैं पहले अक्सर बताया करता था, उसमें मैंने इस बार थोड़ा सा कुछ चेंज किया, हालांकि वो भी सही है, लेकिन इस बार मैं कुछ दूसरे सिद्धांत के ऊपर काम कर रहा हूँ, और इसमें मुझे आयुर्वेदिक जो सिद्धांत है हमारा चिकित्सा स्थान निदान स्थान का, उसके साथ बिल्कुल वो संप्राप्ति ढूंढने में हमें बड़ा आसान हो रहा है इस बार का। और नाड़ी में स्पाइक जो जिस पॉइंट में लग रहा है उसको भी टटोलना बिल्कुल आसान है। इसीलिए मुझे लगता है मैं आपको दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको शब्दोसाज उंगली में कहाँ कहाँ दिखता है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वहां मार्गवरजन्य होगा तो उसका क्या मतलब है, और धातु क्षय हो जाए तो उसका मतलब क्या है, इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस अवस्था, अब उसके बाद जैसे हमने नाड़ी देखा, एक थ्योरी हमने बना लिया नाड़ी से, फिर अब उसमें कोई आदमी कुछ खा करके आया है तो नाड़ी में कैसे देखेंगे, अगर कोई आदमी चाय पी करके आया है तो वहां से हमें कैसे देखना है, कोई आदमी चाय पी करके आया है, इसका मतलब क्या है, आयुर्वेद को हम कैसे उसको व्याख्यान करेंगे, कोई आदमी अगर भूखा आया हुआ है तो उसको हम कैसे व्याख्या करेंगे, कोई आदमी आपके पास आया है नाड़ी दिखाने के लिए और ये सोचता है कि यार इसके पास पता नहीं नॉलेज है कि नहीं, जरा जरा चेक करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, जैसे ही आप नाड़ी की बातें करना शुरू करोगे। देखे तो सही भाई, मेरे कलाई देख ले, पता तो करें कि भैया आपके पास कुछ नॉलेज है भी या नहीं। तो ऐसे लोगों के कलाई पकड़ते हमें पता चल जाता है, लेकिन कलाई में जो क्वालिटी है उसको आपको महसूस करना आना चाहिए। तो वो चीजें भी हम बताएंगे। उसके साथ साथ आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसके जो संप्राप्ति है, जैसे अर्श, बवासीर, बवासीर की संप्राप्ति हम नाड़ी से कैसे पकड़ेंगे, मतलब मैंने अभी 4-5 महीने में बहुत सारे मैंने सारा चीज किया हुआ है, और मैं उसके ऊपर मैं बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये आप लोगों को सिखाने योग्य बातें हैं। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, और वहां से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये 30-35 दिन तक जब तक क्लास चलता है आप लोग भी उसमें प्रैक्टिस करिए, और हर रोज प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों ने हमें बताना है कि सर जो आपने कल बताया था मुझे वो ऐसे दिख रहा है, और उस पेशेंट में ये दिक्कत है, क्योंकि मैंने अकेले किया है। अब यहाँ तो 50 लोग हैं, तो सब लोग मिल करके जब वही चीज बहुत सारे लोगों की नाड़ी में परीक्षण करते हैं तो देखो कितने सारे थ्योरी, कितने सारे फार्मूला, कितने सारे एक्यूरेसी, ऐसी बातें आता है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली चीजों को समझते, सुनते, समझते हुए, पढ़ते हुए जाएंगे, लेकिन हमारा फोकस रहेगा शास्त्र। हम शास्त्र की वह जो मर्यादा है, जिसे चरक ने, सुश्रुत ने, इन ऋषियों ने जो एक रूट दिया है आयुर्वेद समझने का, पढ़ने का,
ऐसा नहीं कि आप कभी भी कोई भी बुक उठाए और कहीं से कैसे भी पढ़ना शुरू किए, ऐसा नहीं होता आयुर्वेद में। आयुर्वेद का एक रूट है जी, एक लाइन है, एक तरीका है पढ़ने का भी, समझने का भी, समझाने का भी। बस उस रूट से हमें तितर बितर नहीं होना है। अगर हो गए, फिर ना तो आपका नाड़ी रहा, ना आपका कोई डायग्नोसिस रहा आयुर्वेदिक, ना आपका कोई मेडिसिन में भरोसा रहेगा, क्योंकि कोई भी आप दवाई पकड़ करके किसी को दोगे, वो दवाई किसी को तो काम करता है, अंधेरे में पत्थर मारने जैसा। कुकुर कुत्ते को लगा भी, कभी मेढक को लगा, कभी कौवा को लगा, कभी कबूतर को लगा, कभी किसी को भी नहीं लगा, किसी का खोपड़ी में जाके लग गया। तो अंधाधुंध काम नहीं करना है। अगर शास्त्र है, शास्त्र ने एक रूट दिया हुआ है, उसी विधि से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है जी। जगदीश साहू जी, आप जरा सामने आइए फ्रंट में। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों के में जो हमारे नए विद्यार्थी है उनके सामने थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा। जगदीश साहू, जगदीश साहू जरा आप कैमरे ऑडियो को खोलिए। जगदीश साहू, हाँ जी। विभूति जी, क्या नाम है आपका? विभूति जी, विभूति जी बताइए। आप किसी ने अपनी दो शब्द रखना है तो बताइए। हाँ विभूति जी, हाँ जी बताइए प्लीज। हाँ जी, जी। हाँ जी। आप कहाँ क्या से, बताना है? आप कहाँ से हो आप? हम तो सोनभद्र कैमरा से हैं। खोलिए भैया, कैमरा खोलिए। हाँ कैमरा खोलिए ना विभूति जी। देवराज जी के मित्र है क्या? नहीं नहीं, मेरे मित्र तो नहीं है, लेकिन मित्र हो जाएंगे, हाँ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल हो नहीं है। जाएंगे, अभी हो जाएंगे। देवराज जी देखो, हम्म। हमारे बहुत पुराने विद्यार्थी तो क्या मित्र है, सभी लोग विद्यार्थी नहीं है, आप सभी लोग मित्र हो। और सभी लोग मिल करके सीखने समझने का प्रयास करते हैं। विभूति जी बताइए आप कहाँ से हो, और आयुर्वेद आप कब से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या है? आपका ऑडियो म्यूट आप है। म्यूट है, आपका ऑडियो म्यूट है। जी जी। हम सोनभद्र से हैं। जी और काफी पहले हमने तो आयुर्वेद रत्न किया था और तभी से इसमें लगे हैं। हम्म और एक वैद्य जी थे, श्री गौरी शंकर शुक्ल। जी उन्होंने ही विशेष तौर से हमें ये इसमें ज्ञान दिया। ठीक है। तो विभूति जी, और तब आपको से जो जिस तरह से मैंने आज बताया, वो आपको कुछ समझ में आया? जी जी। आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू, बने रहिएगा, आप बहुत आगे जाएंगे। हरेश जी, हरेश कचदिया, हरेश कचदिया जी, प्लीज आप कैमरे खोलिए और सामने आइए जरा। हरेश नमस्कार जी, गुरु जी। हाँ नमस्कार जी, हरेश जी, हाँ जी। आप गुरु अपने जी, बारे में बताइए, कहाँ से हो, कैसे हाँ, हो? मैं सूरत गुजरात से हूँ जी और नेचुरोपैथी में मैंने एमडी किया हुआ है, लेकिन मेरा रुचि पहले से ही नाड़ी विद्या में था और बहुत सारा यूट्यूब में मैंने वीडियो में देखता रहा, लेकिन आपने जो तरीके से समझाया और आपकी जो सिखाने की पद्धति है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं कब से इंतजार कर रहा था आपका क्लास का। जी तो आज जब भी मैं इसे देखा मैंने आपको तुरंत कॉल किया जी और मैं आपको भी रूबरू मिलने भी आने वाला हूँ, मैं आपने बोला था। जी तो आप तो जो सिखाते हैं वो बिल्कुल दिल से सिखाते हैं, ऐसे नहीं है कि सिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई दिल से सिखाते हैं, कोई प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं। जी तो इस हिसाब से मैंने आपका बहुत सारा वीडियो भी देखा है, मैं लिखता रहता हूँ इसमें से। तो मेरा आज सौभाग्य है आपसे रूबरू क्लास में मिलने का मौका जी। मिला। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आप बने रहिएगा। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग चरक संहिता जरूर लेके आइएगा अपने पास, क्योंकि जब तक शास्त्र का अध्ययन नहीं होगा तब तक आपको आयुर्वेद का कोई भी जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आएगी। चाहे नाड़ी परीक्षण हो, मूत्र परीक्षण हो, जिह्वा परीक्षण हो, कोई भी आपको मतलब समझ में तो आएगा, लेकिन उसमें आप बाद में जाकर के ना बोर हो जाओगे। कभी लगेगा कि ये अच्छा है, कभी लगेगा कि यार ये तो मुझे समझ में नहीं आया, नाड़ी नहीं पकड़ में आ रहा है। उसका मूल जैसे जैसे आप
आयुर्वेद पढ़ते जाएंगे, वो भी एक रूट से, उस विधि से, जैसे जैसे चीजें समझ में आता जाएगा, वैसे वैसे आप सर नाड़ी में बहुत अच्छा पकड़ आपका बनता जाएगा। देखिए ना, ये हमारे देवराज जी हमारे बहुत पुराने हमारे स्टूडेंट है। देवराज जी बताइए जरा, कैसे आपका पकड़ है नाड़ी में? अब तो सर कुछ कहना नहीं पड़ता लोगों को, नहीं तो शुरू शुरू में क्या करते थे कि वो बेफजूल में आते थे कि मुझे देख के बताओ क्या हुआ है। हम्म। ऐसे लोग परीक्षा करने वाले बहुत आते आते जी। हैं, लेकिन अब तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो आपसे 3 बार सीख चुका हूँ। अच्छा। हाँ, 3 बार क्लास ले चुका हूँ, ये चौथा बार होगा मेरा, हम्म। लेकिन हर बार आनंद आता है। हाँ, इस बार आपको और हम्म, ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि आप अभी हमारे आयुर्वेद की क्लास ले रहे हो। और इस बार मैंने हम्म, एकदम भरपूर प्रयास किया हुआ है कि इस बार मैं आपको उस नाड़ी को इस हिसाब से घुमा करके ले जाऊंगा कि ले जाकर के चिकित्सा स्थान और निदान स्थान में ले जाके छोड़ दूं। सबसे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब किसी का नाड़ी देखते रहते हैं और वो झूठ बोलने लगता है कि मुझे नहीं हुआ है। हाँ। हम्म, जब कहा जाता है कि झूठ काहे बोलते हो भाई, तब कहता हाँ ये प्रॉब्लम है मुझे। जी। हम्म। ये नाड़ी का ही देन है कि तमाम अंदरूनी बीमारियां आसानी से पता चल जाता है कि ये इसको ये प्रॉब्लम हो रही। जी। जी। तो आज तो जस्ट हम लोगों ने ऐसे ही आपसी कौन क्या है, कैसा है, कहाँ से है, और हमें बेसिकली सीखना क्या क्या है। अच्छा, उसके बाद फिर हम सीखेंगे सर धातु, रस, रक्त, मांस, मेद। बेसिकली जब भी हम किसी आदमी के शरीर में रोगों की व्यवस्थाओं के बारे में जैसे ही हम जानने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो वहाँ एक चीज आता है आयुर्वेदिक दृष्टि से, उसका नाम है धातु। तो धातुओं के बारे में हम विशेष जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो धातु है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र। इस बार हम पढ़ेंगे ओज भी। मल, मूत्र, पसीना, ये मल है। इन मलों के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे, नाड़ी से कैसे उसको टटोलना है, कैसे उसको देखना है। उसके बाद प्रत्येक जो धातु है ना, वो शरीर के किसी न किसी हिस्से से स्टार्ट हो करके, निर्माण हो करके, उसकी एक रूट से होते हुए किसी जगह में जाकर के खत्म होता है। जब हमें ये पता चल जाए कि रक्त धातु फलाने जगह से उत्पन्न हुआ है, रस धातु हमारे हृदय से उत्पन्न हो गया, और प्रत्येक धातु के मतलब कि रस, रक्त, मांस, मेद, इन धातु तक उपधातु भी होते हैं। उपधातु, जैसे रस का उपधातु क्या है? उपधातु है स्त्रियों के ब्रेस्ट से निकलने वाला दूध। तो यह भी धातु, धातु का मतलब शरीर को धारण करने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला, विकास करने वाला। तो जैसे ही हमें विभूति रस जी, धातु, माइक बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है। हाँ, जैसे ही हमें नाड़ी से जैसे हम पकड़ेंगे कि फलाने आदमी की जो मैंने नाड़ी देखा, वो कफ दिख रहा है, कफ में मंद गुण दिख रहा है, गुरु गुण दिख रहा है, और स्थिर गुण दिख रहा है, उधर से रस धातु दिख रहा है। सीधी सी बात है, रस धातु में मंद स्थिर गुण से कफ बढ़ा हुआ है। तो क्या हो सकता है? रस धातु में मंद आदि गुणों से अगर कफ बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी खा रहा है वो प्रॉपर तरीका से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पोषक रस की कमी हो रही है। तो इसको हम अजीर्ण की ओर, ग्रहणी रोग की ओर लेके के जा सकते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की जो बातें हम करते हैं एलोपैथ में, वो सभी यही तो है। तो उसको हमने कहाँ देखा? दो चीजें जोड़ा, निकल गया। लेकिन हम पेशेंट को ये नहीं कहेंगे कि आपका विटामिन B12 बढ़ गया या घट गया, फोलिक एसिड घटा या बढ़ा। हमारा फोकस उधर है ही नहीं, क्योंकि हमने फोलिक एसिड का तो ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। हमने तो ट्रीटमेंट करना है उससे, उसके जो आमाशयस्थ जो पाचक रस है उसकी कमी हो रहा है, पाचक पित्त की कमी हो रही है, तो वो हमें नाड़ी से दिखा रहा है। नाड़ी में हमने उसको पकड़ लिया,
अब हमने ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है? क्या बढ़ा है? कफ बढ़ा है। कफ के कौन सा गुण बढ़ा है? गुरु गुण बढ़ा है, स्थिर गुण बढ़ा है। तो हमें कफ शामक लघु तीक्ष्ण भेदन करने वाली जो दवाई है, कौन कौन से जड़ी बूटी में है, वो द्रव्य गुण विज्ञान का पार्ट बन जाता है। लेकिन हमने यहाँ से टटोल तो लिया कि इसको हमने देना क्या है, हमने यहाँ से देख तो लिया कि उसको अंदर बेसिकली होगा क्या है। जैसे ही आप दोष सबदोष धातु, उसके संतर्पण अपतर्पण मार्गवजन्य और धातु धातु क्षयजन्य व्याधि, ये 5 चीजें जैसे आपने जोड़ लिया देख करके, उसके बाद तो आपको डिजीज का नाम भी पता चल जाएगा। वो नाम जिसको वो भूल चुका था, जिसको हम आयुर्वेद में पूर्व रूप बोलते हैं। 4 साल पहले जो रोग हुआ था, वो रोग उसके नाड़ी में दिख रहा है, क्योंकि उसी रोग की वजह से तो सारा का सारा तहलका मचा है अभी। तो नाड़ी वो सारी चीजें उसको बता देता है। और वो जो रोग है 4-5 साल पहले जो स्टार्ट हुआ था, उस रोग का क्वालिटी कैसा है? कफ बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, वात बढ़ गया है, धातु क्षय की वजह से है, वृद्धि की वजह से है, उसको हम देखेंगे गुणों के आधार पर। फिर वहां से हमें आयुर्वेदिक दवाइयों को डिसाइड करने का एक आधार मिल जाएगा। अंधाधुंधा दवाई नहीं, उसने ये कह दिया हाँ जी सर ये तो बताओ कि ये ऐसा हो रहा है, क्या दिया जाए। ये बेसिकली आयुर्वेद में नहीं है। अब मान लीजिए कोई एक आदमी, अश्वगंधा कैसा है? संतर्पण करता है, रुक्ष है, उष्ण है। संतर्पण करता है, रुक्ष है, उष्ण है। तो क्या हो गया? किसी भी आदमी का, अभी जो मैंने कहा आपको, गुरु गुण बढ़ा हुआ है, स्निग्ध है, स्निग्ध गुण दिख रहा है, रस धातु में स्पाइक है, मार्गवर्जन्य व्याधि दिख रहा है, और शरीर में वीकनेस है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाले कोई ऐसी चीजें है नहीं। तो क्या किया जाए? आप उसको अश्वगंधा, थोड़ा सा मंडूर भस्म। शरीर नाड़ी किधर की ओर लेके जा रहा है? पांडु की ओर। क्या दवाई दिया जाए? अश्वगंधा, मंडूर भस्म। दोनों का क्वालिटी एक है, कफ को हरण करने वाला है, दोनों ही रूखा है, कफ के स्निग्ध पिछला आदि गुणों को खत्म करने वाले हैं, चिकनाहट को खत्म करके शरीर को न्यूट्रिशन करने वाला। अश्वगंधा भी वैसा ही है और मंडूर भस्म भी वैसा ही है। दोनों को मिलाओ, रोगी को दे दो, दूसरे दिन रोगी कहेगा मजा आ गया। लेकिन ये चीजें कैसे होगा, कैसे आप कर पाओगे? आयुर्वेद को प्रॉपर पढ़ना है, नाड़ी को प्रॉपर समझना है, द्रव्य गुण विज्ञान, जड़ी बूटियों के गुण धर्मों को अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई 1, 2 या 3 जड़ी बूटी डाल करके रोगी को दे दो समझते हुए, कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें सर्टिफिकेट दे दो, ऐसा वैसा करेंगे, वो करेंगे, दवाइयां रखेंगे। कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, जड़ी बूटियां रख लो। आपको कभी भी जड़ी बूटियां, ताजा जड़ी बूटियां सुखा करके रख लो, दुनिया के कोई कोने में कभी भी कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कि ये क्यों कर रहे हो। जड़ी बूटी तो पूरी दुनिया में मिलता ही है। अगर जो खाने योग्य है, आप किसी को तुलसी पत्ते पीस करके दे रहे हो, तो आज के 50 साल के बाद भी कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जब आपको पता चल जाए कि इसके नाड़ी में ऐसा गुण है जो तुलसी, उसके जस्ट उसको, तुलसी जो है उसमें बहुत अच्छा काम करता होगा, हो गया। आपने पेशेंट को क्या दिया ये लेना देना नहीं होता। आपके पास तुलसी है, उठा करके उसको कुट पीस करके टैबलेट सा बना करके दे दिया रोगी को, आपने, रोगी ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि तुलसी में जो गुण धर्म है उसके जस्ट विपरीत क्रिया हो रहा था उसके शरीर, उसके अभाव, उस द्रव्यों का अभाव उसके शरीर में जा रहा था, चल रहा था। तो इस तरह से हम आयुर्वेद में काम अगर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम तो नाड़ी सीखने के लिए आए थे, अब ये कहाँ बीच में जड़ी बूटी डाल दिया। तो हमारे इस 35-40 ये 30-35 दिन की क्लास में हम इस चीज को भी, क्योंकि बेसिकली नाड़ी सीखने का प्रयोजन क्या है? नाड़ी सीख करके चटकी तो दिखाना है ही नहीं, किसी को प्रभावित नहीं करना है। ये जो शास्त्र है किसी को प्रभावित करने वाला शास्त्र नहीं है।
ये शास्त्र चिकित्सा करने वाला है, चिकित्सा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शास्त्र है। नाड़ी मूत्रम मलम जीवम शब्द स्पर्शा दृगाकृति, ये सारे के आधार है, ये सारे जो तरीके हैं डायग्नोसिस करने का। आपने नाड़ी से करना है, जीभ से करना है, आंख से देख कर करना है, यूरिन देख के करना है, जहां जिसकी जरूरत पड़ती है उसकी उस हिसाब से आपने करना है। तो ये है मेरा मानना, तो ऐसा है कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो तो चलो इसमें रमे हुए हैं, क्योंकि उनको ये तड़का लग चुका है, क्योंकि वो हमारे क्लास में भी आते दूसरे आयुर्वेद वाले क्लास में। जो हमारे अभी नए विद्यार्थी आए हुए हैं वह बस ये समझ लीजिएगा कि 10 दिन तक आप हमें दे दीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बातें। जैसे आज तो मैंने आपको ब्रीफली चीजें बताया है, आपको पता नहीं कितना समझ में आया नहीं आया। आज तो कोई ऐसी बातें समझने वाली बातें तो आज मैंने कुछ किया ही नहीं, नाड़ी की कोई भी बातें आज हमने नहीं किया। आज तो हम आपको बता रहे हैं कि नाड़ी क्या है, ये कैसी चीजें हैं, हमारा रूट क्या है, कैसे हमने इसको सीखना है। अब परसों से हम लोग, या दीपावली के बाद या परसों भी हम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम देख करके। एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास होना है अभी कुछ दिन तक, तो परसों भी हम शायद जुड़ेंगे क्लास में अगर टाइम रहा तो। और परसों से हम इसका जो पहला वाला चैप्टर जो है परसों हम खोलेंगे, ठीक है। तो परसों का भी क्लास फ्री है, डेमो सेशन ही है। अभी इसमें वैसे तो डेमो वेमो कुछ नहीं है, परसों से बस आप क्लास आते रहिएगा, पेमेंट आप अपने हिसाब से जैसे आपका श्रद्धा है उस हिसाब से आप करते रहिए। लेकिन समझने वाली बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, समझते रहिएगा तो बहुत आगे तक आप जा सकते हैं, यदि आप वाकई में आयुर्वेद सीखना समझना और इससे आप अपने जीवन को कुछ करना चाहते हैं तो जरूरी है। तो आज का हमारा क्लास इतना ही। अगर किसी ने कोई कुछ पूछना है नाड़ी परीक्षण के बारे में, इस सेशन के बारे में, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बताइए। भोला जी, आपको कुछ कहना हो तो बोलिए। अभिनव महाराज। गुरुजी, इसका आप कोई समय भी होता है कि जैसे किस समय हमें नाड़ी देखनी चाहिए और किस समय नहीं देखनी चाहिए? देखो मैं एक चीज बताऊं, शास्त्र तो ये बोलता है कि सुबह खाली पेट ही प्रातः कृत सदाचार, सुबह सुबह ही सभी प्रकार के आचार से। लेकिन अब वो जमाना थोड़ी है अभी। अभी तो आदमी रात के 2 बजे सोएगा और सुबह 10 बजे उठेगा और आपके पास आएगा। तो उसका ना तो आचार रहा, ना सद रहा, ना असद, पता नहीं कैसा है आजकल, तो पता ही नहीं चलता। आज गुरुजी ऐसा करते हैं कि जैसे वो फर्स्ट टाइम तो खाली पेट बुलाते हैं, जैसे पानी भी नहीं पीना जैसे, और सेकंड टाइम फिर वो करें भी किसी टाइम मर्जी आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ आपको एक चीज, मैं आपको बताऊं, वो आदमी चाहे कैसे भी, मतलब उसको आपने ये बोलना है। अगर वो एक दिन पहले से वो आपके संपर्क में है तो आप ये कह सकते हो, भैया ऐसा है, रात में हल्का भोजन करो, अगर आपको पेट साफ नहीं होता तो कुछ ऐसे चीजें खाओ जिससे कि पेट साफ हो जाए। सुबह उठ करके बढ़िया पेट साफ करेगा, क्योंकि पेट साफ होते ही उसका वायु की जो गति है अनुलोम हो जाएगा। उसके बाद अब वो कभी भी आए दिन में ये कह देना कि भाई 2.5 घंटे का एम्प्टी स्टमक होनी चाहिए, 2.5 घंटे का। अब आप कहोगे कि भैया खाली पेट आ जाओ, वो बंदा 2 बजे आ गया, भूख के मारे तिलमिलाया हुआ है, पित्त ही दिखेगा आपको, कुछ तो दिखेगा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मैं इस चीज को रियलाइज कर पा रहा हूँ नाड़ी देख करके, उसकी जो दोष है ना, देखो प्रकृति जो नाड़ी जो है ना, प्राकृत और विकृत 2 तरह के नाड़ी होंगे। वो मैं आपको बता दूंगा कि किसी आदमी स्वस्थ है तो वो कैसा होगा, अस्वस्थ है तो नाड़ी कैसा रहेगा। तो जो स्वस्थ आदमी है ना वो तो आपके पास आने से रहा नहीं आएगा, जो अस्वस्थ आदमी है वही आएगा। आप उसमें आप पैसे रख लो, 500 रुपया लूंगा भैया, तो जो जो स्वस्थ होते हैं ना, जो आपको देखे तो भैया अच्छा नाड़ी देखता है हमें, खड़िया पलटन है प्रवीण जी, तो ऐसे वाले नहीं आएंगे आपके पास। अगर आप पैसे रख दे तो भैया 500 रुपया लूंगा, तो बेफालतू के लोग तो नहीं आएंगे, जो रोग से पीड़ित होगा वही आएगा। और एक चीज मैंने देख लिया इतने साल के प्रैक्टिस में, सिद्धांत जो बोलता है सो बोलता है, लेकिन मैंने देखा कि चाहे पेशेंट दोपहर में आए, चाहे शाम को आए, चाहे कभी भी आए, उसके शरीर में जो दोष है ना, क्योंकि दोष जो है वो सुपरफिशियल रहता है। कहाँ रहता है? डीप में नहीं रहता। दोष हमेशा सुपरफिशियल।
इसे जब हम रक्त मोक्षण करते हैं तो ऐसे करके निकालते हैं ना, नीडल को ऐसे डालते हैं, वेंस में ऐसे डालते हैं ना, ऐसे डालते, ऐसे तो नहीं डालते रक्त मोक्षण करते वक्त, क्योंकि जो ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड चलता है वह सुपरफिशियल रक्त के ऊपरी सतह से उस दीवार को टच करते हुए चलता है ऊपर, और उसके शरीर में जो शुद्ध रक्त है वो सबसे निचले तह में से होते हुए गुजरता है। तो हमें तो 2 से ही देखना है। अब वो चाहे 2 बजे आए, 4 बजे आए, 6 बजे आए, कभी भी आ जाए, विकृत अवस्था का जो नाड़ी है वो हमें दिखेगा ही दिखेगा, और बढ़िया स्ट्रांग होके दिखेगा। मैंने इस चीज को देखा है, चाहे 2 बजे बंदा आए तो भी वो नाड़ी दिखेगा ही, और बढ़िया दिखेगा विकृत अवस्था का नाड़ी। हाँ, ये प्राकृत अवस्था का नाड़ी नहीं दिखेगा फिर, और प्राकृत वाला हमारे पास आएगा नहीं, प्राकृत वाला नहीं आएगा फिर। विकृत अवस्था का जो नाड़ी है, किसी के शरीर में दोष बढ़ा हो, जैसे कफ बढ़ा हुआ है, चाहे वो कभी भी आ जाए, उसमें नाड़ी में कोई ऐसे वेरिएशन दिखेगा ही नहीं, कफ ही दिखेगा, कोई और चीज नहीं दिखेगा। करके देख लो, चाहे रात के 10 बजे चेक करो, चाहे सुबह 10 बजे चेक कर लो, चाहे दोपहर के 2 बजे चेक कर लो, उसके कफ अगर बढ़ा है तो कफ ही दिखेगा। इसीलिए नाड़ी हम कभी भी देख सकते हैं, बशर्ते उसको इतना कहा जाए कि भैया सुबह आप बढ़िया पेट साफ हो जाए, रात में कुछ ऐसा जुगाड़ करो, कोई ऐसे एलोपैथिक दवाइयां खाते हो जो कि उस तरह का होगा, जैसे कुछ भी इस तरह के, जैसे आप लगा लो कि ब्लड को पतला करने वाला आजकल इस तरह की दवाइयां खाते हैं ना, हाँ जी भैया ये हो गया, डॉक्टर ने ये दवाई दिया है, वो दवाई खाएगा, ब्लड पतला करने वाला, ऐसा नहीं खाना है उसे, देना नहीं उसको। और बाकी डायबिटीज हो गया, समथिंग इस तरह की दवाइयां खाने में कोई दिक्कत नहीं। प्रयास करना कि रात में दवाई ना खाए, और आपके पास जब आएगा तो पेशेंट 3-4 घंटे से कोई भी मेडिसिन खाया हुआ ना हो, क्योंकि नहीं तो फिर वही मेडिसिन ही उसके शरीर की क्रियात्मक जो प्रणाली है उसको पकड़ करके बैठा हुआ रहता है, तो नाड़ी में फिर भी प्रॉपर नहीं दिखता। तो उस तरह से अगर पेशेंट आएगा तो कभी भी आ जाए, यह ऐसा मेरा मानना है। शास्त्र इस बात को मानता नहीं मानता, शास्त्र की अपनी बात है। जैसे वो एक बात होता है ना कि भाई कानूनी तौर पर कोई बातें कैसे व्याख्या किया गया है, वो कानूनविद जो है बड़ा संभल की बात करता है कैमरे के सामने, है ना। कैमरे के सामने किसी बात को पूछा जाए, अगर वो बात वैसे बताया नहीं जाने वाली होगा तो कभी नहीं बताएगा वो, लेकिन वो धड़ल्ले करता है, पूछा जाए तो नहीं बताएगा। तो शास्त्र की बातें एक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब कोई चीजें करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखती है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नहीं होता। वैसे किसी भी पेशेंट को अपने क्लिनिक में रखो, अगर आपके पास ऐसे कोई रहने की व्यवस्था है, रात में आ जाए, लघु आहार दे दो, कुछ पेट साफ करने वाली दवाई दे दो, सुबह आ जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, स्नान करेगा, है ना, ध्यान करे, भक्ति करे, पूजा करे, मेडिटेशन करे, फिर उसके बाद आधा 1 घंटे के बाद स्थिर होकर के, स्थिर चित्त, स्थिर चित्त मन उसका स्टेबल हो, फिर उसका नाड़ी देखना चाहिए। तो यहाँ पर फिर जो देखा जाता है उसकी नेचर, उसकी प्रकृति तक हमें पता चलता है, कौन सा प्रकृति है, जन्म प्रकृति, दोष विकृति, जन्म साहित प्रकृति, ऐसे बहुत सारे प्रकृति होता है इंसान का। मम्मी और पापा के संयोग से जो वीर्य और रज का निर्माण जिस तरह से हुआ है, वहां पर कौन सा प्रकृति था वो तक पता चलता है वहां पर। लेकिन उसमें उसका मन बहुत स्टेबल होना चाहिए, तब जाकर के वो चीजें होगा। लेकिन कभी भी हम उस व्यक्ति के शरीर के दोष हम कभी भी पकड़ सकते हैं, लीवर हो, स्प्लीन हो, गॉल ब्लैडर हो, गॉल ब्लैडर में कितना बड़ा पथरी है नाड़ी से पता चलता है, पित्त के थैली में कितना बड़ा क्या नाम है, किडनी में कितना बड़ा पथरी है, यूरिन कैसा आता है, नहीं आता है, सब कुछ नाड़ी में पता चलता है। बस प्रैक्टिस आपका सूत्र के हिसाब से होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि रोज कम से कम 9-10 लोगों के नाड़ी देखने का अभ्यास बनाइए। आपके पास पेशेंट आते तब तो फिर तो आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर नहीं आते, उस आप इस लाइन में अभी नहीं जुड़े हो, तो आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल में जाओ, मेडिकल शॉप में जाओ, जो आपके यार दोस्त का होगा अगल बगल में, उनके नाड़ी पकड़ लो, देख लो। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, तो आज हमारा इतना ही। अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है तो करिए, हम परसों फिर मिलेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है ना, लोगों को प्रोत्साहित करिए इस क्लास में आने के लिए, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद परक शास्त्र चर्चा करते हुए नाड़ी को सीखेंगे। आप भी सीखिए और लोगों को भी सीखने के लिए प्रेरित करिए, अच्छी बात है। ठीक है जी, तो नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। थैंक यू सर। हाँ, प्रतिभा जी, कैसे हो आप, कहाँ से हो आप? सर मैं सहारनपुर से।